तो आज हम सर्कल कवर करेंगे। मैं सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले, हर चीज और इलस्ट्रेशन अलोंग विद द पीवाईक्यू हम सब चीज देखेंगे। थोड़ी सी स्पीड रहेगी, लेकिन आप लोग प्लीज ध्यान से सुनना, समझना, और नहीं समझ में आता है तो बिना डरे, बिना किसी सोच के अनम्यूट करके पूछ लेना। अनम्यूट करके नहीं पूछ पाओ तो चैट बॉक्स में लिख देना। इनकेस अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते चैट बॉक्स ना देख पाऊं तो एनी वन ऑफ यू प्लीज मुझे रिकॉल करा देना, किसी ने कोई भी डाउट हो तो। ये चैप्टर ज्यादा टफ नहीं है, थोड़े बहुत फॉर्मूलेज हैं। अगर इस चैप्टर से इजी लेवल का क्वेश्चन आया तो आप बहुत आसानी से बना सकते हो। क्लियर है सबको? बोलो। मतलब अगले 2 लेक्चर में आपको एक 4 नंबर कंफर्म करने का बहुत अच्छा चांस है। इसके पहले स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। स्ट्रेट लाइन मेरे को लग रहा है इस बार चांसेस बहुत है। आपके हो सकता है कोनिक सेक्शन से कम आई चीजें, लेकिन स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चंस आने के अच्छे चांसेस हैं क्योंकि कोनिक सेक्शन में बहुत कुछ डिलीट हो गया है, तो अच्छे क्वेश्चन अब वहां से बनेंगे नहीं। तो मैक्सिमम जेई ने भी लास्ट ईयर 2024 में इसी साल 2024 में जो पेपर होते इसमें स्ट्रेट लाइन से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब अचानक वेटेज बढ़ गया था स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस प्रॉपरली कर लेना। आज और कल के अगले 2 लेक्चर में सर्कल हम पूरा कवर कर लेंगे। आपका असाइनमेंट ऑलरेडी अपलोडेड है विद सॉल्यूशन। हर लेक्चर के बाद आपको साइड बाय साइड असाइनमेंट करना ही है। और आज का हम लेक्चर पढ़ेंगे, लेक्चर कवर होने के बाद, असाइनमेंट करने के बाद आप फिर फॉर्मूला शीट जरूर बना लेना। इनकी फॉर्मूला लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो करें स्टार्ट एवरीवन। बोलो हाँ यस या ना सर। जवाब दो। ठीक है, आप लोग जवाब दोगे तो मजा आता रहेगा। ठीक है, अदरवाइज बहुत डिमोटिवेशन लगता है। इसलिए हाथों हाथ जवाब देना, पता चलता रहेगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सर्कल, ये सारे टॉपिक्स कोशिश करेंगे कवर करने की। टेंजेंट जो पोर्शन है वो डिलीट हो चुका है। अब सर्कल में सबसे पहले मैं फटाफट आपको कवर करा देता हूँ। इक्वेशन ऑफ द सर्कल समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत फंडामेंटल है और बिना इसके पूरे चैप्टर में कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में सबसे पहले, अगर मान लो एक सर्कल की भी इक्वेशन, जैसे लाइन की इक्वेशन के लिए कम से कम 2 कंडीशन चाहिए, वैसे सर्कल की इक्वेशन के लिए भी 2 चाहिए। मान लो आपको सेंटर गिवन है x1 y1। पहला एक गिवन है सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल सी ओ, या फिर जो भी मान लो। रेडियस गिवन है मान लो r। तो आप मुझे इसकी इक्वेशन बता सकते हो जल्दी से? कैसे निकालेंगे इक्वेशन? सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे? बोलो बच्चों। सेंटर पता है, रेडियस पता है, इक्वेशन कैसे निकालोगे? किसी को आता है? ठीक है, तो क्या करना, सर्कल पे कोई भी एक जनरल पॉइंट अज्यूम कर लेना। मान लो पी एक्स कोमा वाई। सर्कल पे आपने जनरल पॉइंट अज्यूम कर लिया पी एक्स कोमा वाई। अब आपको पता है ये जो ओपी डिस्टेंस ये आर के बराबर होगा, हाँ है ना? तो ओपी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा, आप लोगों को मुझे थोड़ी क्लैरिटी भी देनी होगी कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, बेसिक फंडामेंटल आता है, उसके हिसाब से भी लेक्चर चलेगा। ठीक है, आप लोग जवाब नहीं दोगे तो फिर मैं वैसा लेवल कवर भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अपन क्रैश कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज एकदम बेसिक से समझनी है आपको, या थोड़ा बहुत आपको बेसिक फंडामेंटल आता है इसके बारे में आपको बोलना पड़ेगा। अदरवाइज आपको नहीं बोलोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मुझे हर चीज बहुत बेसिक से समझानी पड़ेगी। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन फिर मुझे स्किप करना पड़े। तो आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो क्लास में कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, ये यस पता है, सर। ये समझ में आ रहा है। तो एक इक्वेशन तो ये याद रखना, सेंटर पता है, रेडियस पता है, सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन। सेकेंड वेराइटी, एक जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल होती है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो सर्कल की जनरल इक्वेशन कैसी आएगी? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आपकी ऐसी दिखेगी, एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, दोनों को कोफिशिएंट सेम होते हैं, प्लस एक्स का टर्म आएगा, एक्स का कोफिशिएंट मान लो 2g, वाई का कोफिशिएंट 2f, और कांस्टेंट टर्म है मान लो c इक्वल टू 0। तो ये आपकी सर्कल की जनरल इक्वेशन है। एक्स वाई का टर्म नहीं आता, ध्यान रखना। ठीक है, एक्स का टर्म आएगा, वाई का टर्म आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ से 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। इस सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा क्या? एनीवन, किसी को याद है सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है? और रेडियस कितनी होती है? तो सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है इसका माइनस जी कोमा माइनस एफ, माइनस जी कोमा माइनस एफ, और रेडियस हो गया आपके अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी।
सेंटर निकालने का तरीका क्या है? x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो। कैसे निकालोगे? कोफिशिएंट ऑफ x को, जो भी x का कोफिशिएंट हो उसको 2 से डिवाइड करके उसका साइन चेंज कर दो। सेम कोफिशिएंट ऑफ y को 2 से डिवाइड करके साइन चेंज कर दो, तो आपको सेंटर आ जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। रेडियस निकाल, g पता चल गया, f पता चल गया, तो रेडियस का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। इज इट क्लियर? बोलो। यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। बताओ इसका सेंटर क्या होगा? सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस कितनी होगी? एवरीवन फास्ट। सेंटर क्या होगा जल्दी से? 3, -2। हाँ, 3, -2। 3, -2। हाँ, वेरी गुड। x की कोफिशिएंट क्या है? 6 है। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? -3, और उसका साइन चेंज कर देंगे तो +3। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और आप माइनस साइन लगा देंगे 3, -2। रेडियस का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो 9 + 4 + 2 √15। क्लियर है? तो ये रेडियस आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना? सेंटर रेडियस निकालना आना चाहिए। सेंटर कैसे निकालोगे? x के क्वेश्चन को 2 से डिवाइड करके ये करना काम। क्लियर है? ध्यान रखना। बताओ इसका सेंटर रेडियस, सेंटर क्या होगा? बोलो बच्चों। 3/2, -4। 3/2 -4, क्या करेक्ट है ये? इसमें और कुछ भी चेंजेस है? और सोचो तो एक छोटी सी मिस्टेक होगी। सर ये पहले x² और y² के ऑप्शन को 1 करना पड़ेगा मैं। हाँ, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के क्वेश्चन को 1 करना, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में ध्यान देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 1 1 है, आया ना? यस सर। बोलो। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दे, यस सर। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/5 इंटू एक्स प्लस 8/5 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। सही है? अब बताओ सेंटर कितना होगा? जी कितना है? सॉरी, ट्वाइस ऑफ जी की वैल्यू कितनी है? -3/5। एक्स का कोफिशिएंट 2g, वाई का कोफिशिएंट कितना है? 2f। यहां से g कितना आ जाएगा? -3/6, और यहां से f कितना आ जाएगा? 4/5। हाँ, है ना? यस बोलो। सर। सेंट्रल कोऑर्डिनेट क्या होता है? -g, -f। तो -g की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/6, और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4/5। कैसे लिखा है? समझ में आ रहा है? सॉरी, 3/10 होगा। सॉरी, यहाँ पे हाँ हाँ, सॉरी, कैलकुलेशन ऐसा कर दी, ये नीचे आके डिवाइड होगा तो 5 टू द 10 हो जाएगा। क्लियर है? अरे हाँ, है ना? यस सर। समझ में आ रहा है ना? तो याद रखना, क्वेश्चन को 1 बनाना भी जरूरी है। 1 बनाने के बाद x के क्वेश्चन, x का क्वेश्चन आपका क्या होता है? हमेशा 2g। x के साथ जो भी टर्म लिखा हो वो 2g होता है, और y के साथ जो भी लिखा हो वो 2f होता है। वहां से g निकाल लो, वहां से f निकाल लो, और सेंटर क्या होता है? -g, -f। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है एवरीवन? यस सर। ठीक है, सेंटर हो गया, रेडियस हो गया। एक तीसरा फॉर्मेट और होता है, डायमेट्रिक फॉर्म। यहाँ पे मैं यहीं पे नीचे बता देता हूँ। मान लो ये सर्कल है, सर्कल के डायमेट्रिक एंड दे दिया आपको। ये सेंटर है, ये डायमेट्रिक एंड है, एक है ए, एक है बी। तो ए दिया हुआ है, मान लो ए का कोऑर्डिनेट x1, y1, रेडियस नहीं गिवन है, सेंटर नहीं गिवन है, और बी का कोऑर्डिनेट x2, y2। इस बार दो कंडीशन क्या दे दी? डायमेट्रिक, ये डायमीटर का एंड पॉइंट दे दिया। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या आप सेंटर पता कर सकते हो? अगर ए पता है, बी पता है तो यस सर। मिड पॉइंट फॉर्मूला से सेंटर आ जाएगा। मिड पॉइंट सेंटर आ फॉर्मूला। जाएगा, वेरी गुड। सेंटर आ जाएगा तो सी और बी से रेडियस भी आ जाएगी। बोलो। यस सर। सही बताया आपने। यस सर। सेंटर पता चल जाए, रेडियस पता चल जाए, इक्वेशन तो आ जाएगी सेंटर रेडियस फॉर्म से।
उसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन भी होता है, अगर याद रख सको तो याद रख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, पहले x में से दोनों x1 x2 माइनस कर देना, प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन भी होती है। क्लियर है? और मान लो इक्वेशन अगर याद नहीं भी हो तो भी आप क्या कर सकते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला से सेंटर निकाल लेना। सेंटर पता है, कोऑर्डिनेट पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस आ जाएगी। कोई डाउट है किसी को? जल्दी बताओ, हाँ या ना। नो क्लियर है? सर। ठीक है। यस सर। अब थोड़ा सर बहुत ये स्टैंडर्ड, जो मतलब एक हाँ हाँ बोलो। सर ये जो क्वेश्चन था 5x² + 5y², इसमें हाँ हाँ मतलब रेडियस कैसे निकलेगा? रेडियस तो मतलब इसमें जा रहे हैं। हाँ, रेडियस फ्रैक्शन में जान दो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। हो सकता, अच्छा हो सकता है रेडियस इमेजिनरी हो, ये मैंने रैंडम एग्जांपल लिया है। अगर मान लो रूट के अंदर क्वांटिटी अगर नेगेटिव आ रही, मतलब इमेजिनरी सर्कल होगा। अब देखो यहाँ से जी की वैल्यू कितनी है आपके पास, जी पता है, एफ पता है, रेडियस का फॉर्मूला वही अप्लाई करना जो दिया हुआ था, √g² + f² - c। ठीक है, तो √g² कितना आ जाएगा, 9/100, f² कितना आ जाएगा, 16/25 -25। हाँ, तो अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है तो हो सकता है यहाँ पे सर्कल रियल एक्सिस पे एग्जिस्ट ना करता हो, इमेजिनरी एक्सिस पे होगा। क्लियर है? बोलो, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिख भी लो अगर आपको लिखना हो तो, क्या ये अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी, देखो इससे पता भी चल जाता है, √g² + f² - c रूट के अंदर क्वांटिटी है, ये कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है देन सर्कल एग्जिस्ट, है ना। अगर ये जीरो जीरो है मान लो, रेडियस 0 आ गई, मतलब ऐसे सर्कल को हम बोलते हैं पॉइंट सर्कल। क्या बोलते हैं, बोलो? पॉइंट पॉइंट सर्कल। सर्कल। ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 0 उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट सर्कल। ठीक है। और अगर मान लो ये नेगेटिव आ जाता है, रूट के अंदर क्वांटिटी अगर मान लो आ गई नेगेटिव, तो नेगेटिव अलाउड होता है क्या, नहीं। सर्कल विल नॉट एग्जिस्ट इन रियल प्लेन। तो अपन क्या बोलेंगे, इमेजिनरी सर्कल। जैसे इमेजिनरी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वैसे सर्कल के सेंटर और रेडियस कैसे होंगे, इमेजिनरी। क्लियर है? बोलो जल्दी से, आया यस ना। सर। ठीक है। और ये पॉइंट सर्कल भी बता देता हूँ। पॉइंट सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जिसका सेंटर, जिसका रेडियस 0। पॉइंट सर्कल मतलब अगर मान लो सेंटर, फॉर एग्जांपल सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1, y1, तो रेडियस कितना अज्यूम करेंगे, 0। तो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, r को 0 रख दोगे, इस इक्वेशन में r को 0 रख दोगे, इक्वेशन कैसे दिखेगी, x - x1 का होल स्क्वायर + y - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। पॉइंट सर्कल होगा, क्या हो जाएगा, पॉइंट सर्कल। रेडियस 0, सेंटर, तो सेंटर रेडियस से सेंटर्स की मदद से आप ऐसे इक्वेशन निकाल लोगे। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब सर्कल अगर, अब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट नोटेशन है, सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा, ये सर्कल अगर वाई एक्सिस को टच करेगा, तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स उनको अज्यूम करने का बहुत अच्छा तरीका है। ये तरीका थोड़ा सा ध्यान रखो। एक सेकंड, इसको मैं वापिस एक ब्लैंक पेज लेके समझाता हूँ। सुनो ध्यान से। अगर सर्कल मान लो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, सर्कल टचेस एक्स एक्सिस at a distance of 4 units from origin. तो सर्कल मान लो ओरिजिन से 4 यूनिट डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस को टच करता है। ठीक है, हो सकता है इधर पॉजिटिव में टच करेगा या नेगेटिव में टच करेगा। अभी के लिए मैं पॉजिटिव में अज्यूम कर रहा हूं कि ओरिजिन से 4 यूनिट डिस्टेंस पे सर्कल एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। क्या यहां तक समझ में आया? बोलो बोलो, समझ में आया यहां तक? यस सर। आपको ये मुझे बताना, इसका सेंटर और रेडियस क्या अज्यूम करोगे। अगर रेडियस को मैं आर अज्यूम कर रहा हूं, ध्यान सुनना, इफ द रेडियस इज आर, तो बताओ सेंटर को क्या अज्यूम करोगे। ध्यान से डायग्राम को देख के बता, सेंटर क्या अज्यूम होगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। 4, y। वेरी 4, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, x कोऑर्डिनेट तो 4 है, चलो दिख रहा है,
एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर कितना है 4 है 4, r। हाँ वेरी गुड। एक्स कोऑर्डिनेट तो 4 है और वाई कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है? वाई कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस होगा, हाँ है ना, और ये डिस्टेंस किसके बराबर है? आर के बराबर है। तो देखो अननोन कम रहेगा यहाँ पे। अगर बहुत सी बार बच्चे, मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, जब भी ये वाली कंडीशन आती है सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट में नया अननोन अज्यूम कर लेते हैं, 4, y मान लेते हैं। तो अननोन फिर 2 हो जाएंगे, रेडियस भी अननोन हो जाएगा, वाई भी अननोन हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको अननोन एक ही रखना है। अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ये 4 हो जाएगा, या फिर जितने भी डिस्टेंस पे टच कर रहा है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? आर के बराबर। जैसे याद रखना, अगर एक्स को टच कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट आर के बराबर होगा। क्लियर है? याद यस रख लोगे? सर। अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट उल्टा होगा, एक्स को टच कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट आर के बराबर होगा, और वाई को टच करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट आर के बराबर होगा। ठीक है? अगेन, अगर मान लो वाई को टच कर रहा है किसी 5 यूनिट डिस्टेंस पे, तो बताओ इसका सेंटर क्या होगा? r, 5। वेरी गुड। रेडियस अगर आर है तो इस बार एक्स कोऑर्डिनेट आर हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 5। देखो एक्स कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा आर, है ना, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 5। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? r, 5। तो अगर वाई एक्सिस को टच करेगा, वाई एक्सिस को टच करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट आर के बराबर होगा, और अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट आर के बराबर होगा। क्या बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलो, हाँ है ना? देख लो, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो ए कोमा आर, वाई को टच कर रहा है तो आर कोमा बी। समझ में आ गया? हाँ है ना? जवाब दो, हाँ है ना? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बोलो। अगर आप लोगों को पढ़ना है कि भी नहीं पढ़ना है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो डाउट पूछो, और समझ में आ गया तो हाँ है ना जवाब दो। आगे बढ़े कि यहीं रुके रहे? बताओ। बोलो। पढ़ना है आगे के क्लास एंड करे? बताओ। अगर आपको आता है चैप्टर तो फिर एंड कर देते हैं। हाँ है ना जवाब दो, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। पढ़ना है यस सर, सर। आ गया समझ। तो जवाब देने में कितना, ऐसा क्या दिक्कत आती है आप लोगों को? समझ में नहीं आता? समझ में? ठीक है, आपका ही बैच ऐसा है, बाकी बैचेस में रिस्पॉन्स इतना क्विकली आता है कि चीजें बहुत अच्छे से कवर होती है, 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं। और आप लोग अगर ऐसे चुपचाप बैठोगे तो आप लोगों का नुकसान है तीनों सब्जेक्ट में। अगर बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसा ही करते हो तो मुझे नहीं पता क्या वहां पे हालत हो रही है। अभी क्रिटिकल टाइम है, ऐसे टाइम पे जहाँ पे आपका हर क्लास हर मोमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि 2 लेक्चर, या अगर आपने 1 महीना भी ढंग से अटेंड कर लिया तो आपका किसी एक अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, ताकि फिर बोर्ड्स के बाद वापस आप एक बार अप्रैल अटेम्प्ट में और अच्छे से बेहतर तैयारी कर सकते हो, जनवरी अटेम्प्ट और अच्छे से दे सकते हो। लेकिन अगर बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं है तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो आप लोगों को जवाब देना जरूरी है, तभी टीचर आगे बढ़ पाएगा। आप एज मेरी जगह रह के देखो, या तो सिर्फ एक हो के भी अगर आपको जवाब नहीं देना है तो मैं सिंपल पढ़ाते जाऊं नॉन स्टॉप। यही हो रहा है क्लास में, कंटिन्यूस मुझे बोलना पड़ेगा। और अगर आपको आ रहा है तो आपको रिस्पॉन्स करना बहुत जरूरी है। और नहीं समझ में आता तो पूछो कि सर नहीं समझ में आया, अदरवाइज तो फिर अच्छे से क्लासेस हो ही नहीं पाएगी। सीरियसली बता रहा हूँ, फिर फॉर्मेलिटी हो जाएगी। फिर मैं पढ़ाता आगे बढ़ जाऊँ, क्लास एंड हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? ऑलरेडी देखो
कितने मिनट, हाँ लगभग आधा घंटा हो चुका है क्लास को, और आधे घंटे में तो और आगे बढ़ जाता अगर आप प्रॉपरली रिस्पॉन्स करते तो। और अपने पास 2 ही लेक्चर है, 2 लेक्चर से ज्यादा मैं एक्सटेंड भी नहीं कर सकता सर्कल को, उसमें अगर कुछ रह जाएगा तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ द सर्कल टचेस बोथ एक्सिस, अगर मान लो सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है, क्या कोई बता सकता है सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आएगा इस पर? रेडियस अगर आ रहे तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? सर्कल R, अगर आर कोमा आर, वेरी गुड। अगर दोनों एक्सिस को टच करेगा तो सेंटर का कोऑर्डिनेट, ये बताया क्यों जा रहा है, क्योंकि अगर ये ध्यान में रहेगा तो अननोन कम रहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 2 ही अननोन है हर केस में, फर्स्ट केस में और सेकंड केस में 2 अननोन है, थर्ड केस में तो सिर्फ एक ही अननोन है। अगर ये ध्यान नहीं रखोगे और अननोन ज्यादा अज्यूम कर लिए तो इक्वेशन बहुत लंबी चली जाएगी, कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए इन सब केसेस का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। जैसे 2013 में भी एक क्वेश्चन आया था, a circle passing through this and touching the x-axis at 3,0 also passes through. Circle passing through 1, -2. 1, -2 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है 3,0 पे। तो अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो अभी सिखाया था, अगर एक्स को टच कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट आर के बराबर होगा, और एक्स को कहां पे टच कर रहा है 3,0 पे, तो थ्री डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अब टच कर रहा है, हो सकता है ऊपर टच करे, हो सकता है नीचे से टच करके निकल जाए, 2 केसेस बन सकते। अब 1, -2 है, मतलब कहीं ना कहीं नीचे होगा सर्कल अपना, खैर कहीं पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मान लो सर्कल है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर रेडियस आर है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर रेडियस आर है तो? 3, -r। हाँ 3, -r भी ले सकते हो, वेरी गुड, या फिर प्लस आर ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आर नेगेटिव आ जाएगा। अगर मान लो आर लोगे तो अपना आप आर नेगेटिव आ जाएगा, माइनस के साथ लोगे तो आर पॉजिटिव आ जाएगा। तो मान लो सेंटर कोऑर्डिनेट आपने अज्यूम के लिए 3, और आर भी अज्यूम करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो डायग्राम नहीं भी बनाते हो तो भी आर भी अज्यूम कर सकते हो, तो आर आपका अपने आप नेगेटिव आएगा। क्लियर है? दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो। Yes, sir. मान लो आपने अभी मैंने सिखाया था, अगर एक्स को टच कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट आर के बराबर होगा। बहुत अच्छे, अब इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या कोई इक्वेशन बता देगा इस सर्कल की इक्वेशन क्या अज्यूम करोगे? सेंटर पता है, रेडियस पता है, इक्वेशन बताओ क्या आएगी? सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द सर्कल बताओ, सेंटर और रेडियस से इक्वेशन क्या आएगी यहाँ की? x -3 plus x y -3 का होल स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस y minus r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। वेरी गुड, आर स्क्वायर। अब क्लियरली यहाँ पे अननोन आर है। अब एक चीज क्या बोली गई थी, 1, -2 से पास कर रहा है, 1, -2 से क्या कर रहा है, पास। तो मुझे कोई बताओ आर कैसे निकालेंगे? सो 1, -2 को सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में। बहुत बढ़िया, 1, -2 इसको सेटिस्फाई करेगा। अब देखो ये जेई मेंस का ही क्वेश्चन है, लेकिन इजी कैटेगरी का, और ऐसा क्वेश्चन 2024 में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 2024 में आया हुआ है, 2025 में भी आ सकता है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन टफ आते हैं, बहुत बार बोला चिल्ला चिल्ला के कोई भी चैप्टर से इजी क्वेश्चन आ सकता है, आपकी शिफ्ट में किस चैप्टर से आएगा ये नहीं पता। इसलिए आपको हर चैप्टर का एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी पता होगा ना, आप क्वेश्चन करेक्ट करके आ जाओगे। प्रॉब्लम क्या होती है ना, मान लो मैक्सिमम जनता से आधे लोग जेई का नाम सुन के जेई की टफनेस को देख के ही गिव अप दे देते हैं, लेकिन अगर स्मार्टली जाओगे, कॉन्फिडेंटली जाओगे और फंडामेंटल्स एटलीस्ट पढ़ के चल गए, ढंग से पेपर अटेम्प्ट करके आ गए, तो क्वालिफिकेशन लाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैथ्स में अगर 8 क्वेश्चन भी करते तो 95 परसेंटाइल क्रॉस हो जाता है, मात्र 8 क्वेश्चन से। ये डेटा ऐप बोलता है, 10 क्वेश्चन कर लोगे तो 96 परसेंटाइल क्रॉस हो जाएगा, 97 परसेंटाइल क्रॉस हो जाएगा। और 8 क्वेश्चन निकालना टफ नहीं है, अगर हर चैप्टर का इजी क्वेश्चन भी कर लिए तो, बस करना आना चाहिए। अब 1, -2 इसको सेटिस्फाई कर दोगे, x की जगह 1, y की जगह -2। अब पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है r, इसको सॉल्व करके r की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगी, r की वैल्यू। r की वैल्यू अपने आप नेगेटिव आएगी, आपने r माना था तो r अपने आप क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? बस यही पूछा था। अच्छा, आपको क्या पूछा था? सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट। आपको पूछा सर्कल किस पॉइंट से पास करेगा, तो जैसे रेडियस आ जाए सर्कल की इक्वेशन लिख लेना। सर्कल की क्या लिख लेना, इक्वेशन। इक्वेशन लिखने के बाद एक एक पॉइंट को सेटिस्फाई कर करके देखना कि कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है?
जैसे Yes. इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो r की वैल्यू -2 आएगी, जैसे आपने यहाँ पे रखा। सिंस दिस पासेस थ्रू दिस, इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको जैसे ही रखा r की वैल्यू -2 आ गई, r की वैल्यू -2 वापस यहाँ पे रखी तो सर्कल की इक्वेशन ही आ गई, सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब फ्रॉम ऑप्शंस हर ऑप्शन को रख रख के देखेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, जो सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ओके ठीक है। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला था इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल। अब ये इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला अगर याद होगा तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार आपको इसका फॉर्मूला याद करवा देता हूं। इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल का मतलब क्या होता है? एक होता है एक्स इंटरसेप्ट, एक होता है वाई इंटरसेप्ट। जैसे सर्कल, कोई भी सर्कल अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मान लो ए और बी पे, सर्कल एक्स एक्सिस को कट कर रहा है मान लो 2 पॉइंट पे, तो ये जो डिस्टेंस होगा ए बी, ये आपका होता है एक्स इंटरसेप्ट। इसको क्या बोलते हैं? एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, सर्कल अगर वाई एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ए और बी, ये वाई एक्सिस है, उसको 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? वाई इंटरसेप्ट। ये लेंथ क्या हो जाएगी? ये जो लेंथ है इसको क्या बोलते हैं अपन? वाई इंटरसेप्ट। और सर्कल की अगर जनरल इक्वेशन है आपकी x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ये सर्कल की मान लो जनरल इक्वेशन गिवन है, तो x इंटरसेप्ट, ये जो x इंटरसेप्ट का लेंथ है, इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √g² - c, और y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √f² - c। ये दो फॉर्मूले हैं, अगर याद रख सको तो याद रख लेना। क्लियर है? x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला 2 √g² - c, और y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ √f² - c। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट क्या होता है? बोलो। Yes. यस सर। ठीक है, अब इसमें एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी बहुत बार आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आ जाएगी, ध्यान से सुनना, बहुत क्वेश्चन में ये काम आता है। बहुत सी बार ज्योमेट्री से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, सुनो अच्छे से। ये मान लो सर्कल की कोई कॉर्ड है, ये सेंटर है, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, मान लो O। मान लो सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, याद है? बचपन में पढ़ा होगा, Yes. है ना? तो अगर टोटल ए बी की लेंथ आपकी L है, ए से बी तक की अगर लेंथ आपकी L है, तो ये आधी लेंथ कितनी हो जाएगी? L/2। वेरी गुड। ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी? L/2। हाँ, है ना? यस सर। सर्कल का रेडियस हमेशा आपको गिवन होगा, तो यहां से अगर इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये रेडियस R है। अच्छा, सेंटर से किसी पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो सिखाया था पिछले क्लासेस में, स्ट्रेट लाइन में। ax1 + by1 + c अपन √a² + b², याद आ रहा है? Yes, sir. है ना? तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो कि OA का स्क्वायर इक्वल टू OC² + AC²। ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई करोगे तो L आ जाएगा। क्या आ जाएगा? L। OA मतलब रेडियस, OC आप निकाल लेना, एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, AC मतलब L/2 का होल स्क्वायर। ये भी तरीका आप अपना सकते हो, बहुत सी बार ये क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आ जाता है। क्लियर है? सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, रेडियस हाइपोटेनस आपका रेडियस के बराबर होगा, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेना। डी कैसे निकालोगे? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन, ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ। Yes, sir. आ गया Yes, सबको? sir. ठीक है, बाकी दो फॉर्मूला तो है ही, फॉर्मूला याद रख लेना। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला ये, वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला ये। ठीक है, अब जेई में भी क्वेश्चन आया हुआ इस पे, 2022 लास्ट टू लास्ट ईयर आया है। ठीक है, एक बार से फंडामेंटल क्वेश्चन कर लो। सर्कल इंटरसेप्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है। इफ सर्कल दिस passes through this and the center lies on the line this, then the length of the intercept made by the circle on the x-axis। तो 2022 ज्यादा पुराना नहीं है, थोड़े साल पहले बस एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला पूछा था। क्या पूछा था? एक्स इंटरसेप्ट। तो सर्कल की सबसे पहले इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। क्या निकालोगे? सर्कल की इक्वेशन। इक्वेशन निकालने के बाद एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। अब बोला क्या क्या इक्वेशन, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो ये थोड़े साल पहले के क्वेश्चन है, लेकिन अगर अगेन वापिस वही चीज बता रहा हूँ, फंडामेंटल पता होंगे आपको तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आप कर लोगे। इस सर्कल की इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे दो ही अननोन है, जी और सी।
कितना अननोन है? 2, बाकी सब तो गिवन है, बस जी निकालना है और दूसरा क्या निकालना है? सी निकालना है। अब उसके लिए अपन को 2 कंडीशन चाहिए कि दो अननोन है तो 2 कंडीशन चाहिए। एक कंडीशन क्या गिवन है कि सर्कल कहां से पास कर रहा है? यहां से पास कर रहा है। तो बताओ इसका यूज कैसे करोगे? इस पॉइंट को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर सर्कल यहां से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई कर देंगे। सेटिस्फाई करोगे तो जी और सी में एक इक्वेशन आ जाएगी। है ना? यस सर। समझ आ रहा है? ओके। दूसरा बोला गया है, दूसरी कंडीशन निकालने के लिए क्या दी हुई है? सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन। जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। इसको कैसे यूज करेंगे? सर इसके सेंटर को इस लाइन में इस इक्वेशन में पुट कर दें वेरी तो गुड, बहुत बढ़िया। इसके सेंटर को इस लाइन में पुटअप कर देंगे। तो मुझे बताओ इसको सेंटर कितना होगा? अभी निकालना सिखाया था, बताओ इसका सेंटर कितना होगा? एक्स के क्वेश्चन को 2g से इक्वेट करोगे। एक्स का क्वेश्चन कितना है? -2g। ये 2g से इक्वेट करोगे तो हमारा ना सेंटर तो जी आ जाएगा, जी आ जाएगा यस सर। -g। सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट जी आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा? -3। यस सर। तो सेंटर है, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, है ना? सेंटर इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो g -3c इंटू -3 = 8। ये यहां से इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन से 1 और 2 से आपको जी भी पता चल जाएगा और सी भी पता चल जाएगा। ये दोनों पता है, मतलब सर्कल की इक्वेशन आ गई, है ना? यस सर। यस सर। सर्कल की इक्वेशन आ गई। फिर सिंपल क्या पूछा? एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला बता दो। 2√g² - c। वेरी गुड, 2√g² - से बिना इक्वेशन के भी काम हो जाएगा। जी यहां से निकल ही जाएगा, सी पता ही है आपको, है ना? यस सर। देखो अगेन ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना मत। क्लासेस अगर रेगुलरली अटेंड करोगे, इतना भी ध्यान से पार्टिसिपेट कर लिया, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया इस बार, और आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी क्वेश्चन आते हैं, गारंटी इस बात की। तो आपके हो सकता है आपके चैप्टर में सर्कल का ही इजी क्वेश्चन आ जाए तो करके आ जाना। क्लियर है? बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना? यस सर। नेक्स्ट सम एक्सटेंडेड नोटेशन। एक बार एक काम करना, एक सेकंड मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ पहले पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सम स्टैंडर्ड नोटेशन ये होते हैं कि मान लो ये हर कर्व के लिए एप्लीकेबल है। सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है, मान लो x² + y² + 4x + 6y + 3 = 0। मान लो ये सर्कल की इक्वेशन गिवन और कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है आपको, कुछ भी मान लो 3,7 मान लो। आपको जो स्टैंडर्ड नोटेशन होते हैं जो आप आगे जाके फॉर्मूले में यूज होंगे, 3 स्टैंडर्ड नोटेशन। एक तो S, एक है S1 और एक है T। ये 3 चीजें होती है, ये आगे जाके कुछ फॉर्मूलेज आएंगे वहां पे यूज होगा। तो आपको इन तीनों के बारे में बस समझ पता होना चाहिए कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनना, कंसंट्रेट होके। S का मतलब कर्व की इक्वेशन। S मतलब जब जो भी कर्व हो उसकी इक्वेशन। अच्छा, ये जो चीज है S, S1 और T, ये सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला हर जगह वैलिड होगी। ध्यान सुनना, चाहे कोई भी कर्व हो, किसी भी टाइप का कर्व हो, सब जगह वैलिड है। कोई भी सेकंड डिग्री कर्व में ये वैलिड होगा, S, S1 और T ये नोटेशन। और फॉर्मूले भी सब जगह सेम होंगे। तो अगर आपको इन तीनों के बारे में पता होगा तो वो फॉर्मूला आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूला भी सिखाऊंगा मैं, हो सकता है आज या तो कल के लेक्चर में कवर होगा, लेकिन ये तीनों के नोटेशन आपको पता होना चाहिए। अगर ये तीनों नोटेशन पता है तो कोई भी सेकंड डिग्री कर्व के लिए आप ये तीनों अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ रहा है? एस मतलब कर्व की इक्वेशन। तो यहाँ पे कर्व क्या है मेरा, ये रहा। तो यहाँ पे देखो एस, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये कर्व, जो भी कर्व दिया हुआ ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो Yes, आपका sir. एस हो गया। S1 मतलब वो जो भी पॉइंट है जिसके रेस्पेक्ट में आप S1 निकाल रहे हो, वो पॉइंट उस कर्व के अंदर रख देना। पुट द पॉइंट इन कर्व। उस कर्व में अगर वो आप पॉइंट रख दोगे तो S1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? S1। जैसे यहाँ पे पॉइंट क्या दिया हुआ है अपन को 3,7, तो यहाँ पे रख देंगे इसके अंदर। तो S1 की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी? X की जगह 3 आ जाएगा, Y की जगह 7 आ जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही है? Yes, sir. जिसको भी डाउट, स्लाइड पे डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। तो S हो गया। S मतलब कर्व की इक्वेशन। S1 मतलब जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में S1 निकालना है वो पॉइंट उसके अंदर रख दो।
वो पॉइंट इसके अंदर रख दो। अब टी कैसे निकालना, टी ध्यान से समझना। टी निकालने का तरीका क्या है? टी निकालने का तरीका है बच्चों, अच्छे सुनना। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, जो भी एक्स स्क्वायर है उसको कर की इक्वेशन में जहां पे भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, अब जैसे मान लो इस पॉइंट को मैं जनरलाइज अज्यूम कर रहा हूं, ये पॉइंट है मान लो आपका x1 y1, एक्स कोऑर्डिनेट को मैंने x1 बोल दिया, जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं, एक्स कोऑर्डिनेट को x1 बोल दिया, y कोऑर्डिनेट को y1 बोल दिया, एक्स कोऑर्डिनेट को x1 बोल दिया, y कोऑर्डिनेट को y1 बोल दिया। तो t निकालने के लिए सुनना ध्यान से, t निकालने के लिए कर की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की जगह लिख देना xx1, वाई स्क्वायर की जगह लिख देना y1, x की जगह लिख देना, जहां जब कर में x आ रहा है उसकी जगह लिख देना x प्लस x1/2, y की जगह लिख देना y प्लस y1/2, जहां जहां भी xy होगा उसकी लिख देना xy1 प्लस yx1/2, और कांस्टेंट टर्म में कोई चेंज नहीं आएगा। टी टफ नहीं है, बस याद रख लोगे तो बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर की जगह लिख देना x इंटू x1, वाई स्क्वायर की जगह लिख देना y इंटू y1, x की जगह लिख देना x प्लस x1/2, y की जगह लिख देना y प्लस y1/2, xy जो भी जहां भी अगर xy आता है इक्वेशन में उसकी जगह ये, और कांस्टेंट टर्म में जो कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो देखो इस यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूं, सुनना ध्यान से, इस कर के लिए अगर मैं, ये मेरा x1 y1 है, इन दोनों के लिए अगर अप्लाई करूं तो t क्या आएगा? देखो t की इक्वेशन कैसे आ जाएगी, s की इक्वेशन, जो पहले s की इक्वेशन लिख देना, s की इक्वेशन आपने लिख दी, अब t की इक्वेशन लिखनी, तो बताओ क्या सिखाया, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? xx1 xx1, वेरी गुड। वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा? y1 y1, वेरी गुड। और एज इट इज x की जगह क्या आ जाएगा? x की जगह x प्लस x1/2 x प्लस x1/2, थैंक यू वेरी मच। y की जगह, वेरी गुड, बोलो y की जगह, y प्लस y1/2 वेरी गुड। और कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट ही रह जाएगा, 3 होगा। कांस्टेंट 3 का 3 रहेगा, वेरी गुड। अब क्वेश्चन के हिसाब से x1 y1 क्या है? 3 and 7, बस अब वैल्यू पुट अप कर देना तो t आ जाएगा। तो t की इक्वेशन क्या आएगी? x1 की जगह 3, y1 की जगह 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 3x प्लस 7y प्लस 4x प्लस 3/2, 6y प्लस 7/3 प्लस 3। ये आपकी t की इक्वेशन आ जाएगी। आपकी किसकी इक्वेशन आ जाएगी? t की। क्या आपको समझ में आया तीनों चीजें? जल्दी से देखो वो बताओ। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समराइज करके लिख दिया वापिस से। वो कोई भी सेकंड डिग्री कर्व हो, ये देखो ये बार बार बोल रहा हूँ, हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे 12th का कोई क्वेश्चन हो चाहे 11th का कोई क्वेश्चन, कहीं पे भी कैसे भी कर्व हो, सेकंड डिग्री कर्व का मतलब क्या होता है? ऐसा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का टर्म वाई स्क्वायर का टर्म हो रही है, तो कोई भी सेकंड डिग्री कर्व है उसको आप एस बोलना, उसमें अगर वो पॉइंट x1 y1 रख दोगे तो x1 आ जाएगा, और t निकालने के लिए ये तरीका है, ये जहां पे लिखा है। ठीक है, ये पूरा समराइज करके लिख दिया मैंने। आगे बात समझ में आया ना? यस सर। ठीक है, अब इसको आगे मैं यूज करूंगा, 3 तरह के फॉर्मूले इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। अभी तक टेंजेंट डिलीट हो गया है, लेकिन बस इसमें जो कंडीशंस होती है ना, ये कंडीशंस काम आएगी। एक ही बार में सब समझा रहा हूँ, समझना अच्छे से, कि एक सर्कल में कितनी कॉमन टेंजेंट बन सकती है। अगर सर्कल दूर दूर है, अगर सर्कल मान लो दूर दूर है, तो आपके पास 4 कॉमन टेंजेंट बनेगी, 2 बाहर 2 अंदर से, 2 बाहर से 2 अंदर से। और अगर सर्कल दूर दूर है तो इनकी कंडीशन आपको याद रखनी, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट नहीं याद रखोगे चलेगा, इनकी कंडीशन याद रखनी। अगर सर्कल दूर दूर है तो कैसे पता चलेगा? सुनो ध्यान से, दोनों सेंटर के बीच की दूरी, जो दोनों सेंटर के बीच की दूरी होगी ये होगी मान लो, और पहले सर्कल का रेडियस है मान लो ये, यहां से यहां तक r1 है, यहां से यहां तक आपका क्या है? r2।
तो R1 प्लस R2, आप मुझे बताओ कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी, C1 C2 ज्यादा होगा कि R1 प्लस R2 ज्यादा होगा? C1 C2 C1 C2, वेरी गुड। तो अगर दोनों सेंटर के बीच की दूरी, सुनना ध्यान से, आपको देखो यही पता करना है कि सर्कल आपको क्या देंगे, दो सर्कल की इक्वेशन देंगे, सुनो, दो सर्कल की इक्वेशन दे देंगे, वो बोलेंगे कि सर्कल दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, या एक दूसरे को बिल्कुल टच भी नहीं कर रहे और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे, दूर दूर है। तो अगर आपको पता करना है कि सर्कल दूर दूर है या एक दूसरे को टच कर रहे हैं, या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन होगी सेंटर और रेडियस में, वो हम यहाँ पे डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये वाला केस है कि दोनों सेंटर के बीच की दूरी R1 प्लस R2 की सम से ज्यादा है, मतलब सर्कल दूर दूर है। अच्छा बताओ यहाँ क्या कंडीशन है कि दोनों सेंटर के बीच की दूरी किसके बराबर आनी चाहिए? R1 plus R1 R2 plus R2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अगर दोनों सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के सम के बराबर है, मतलब सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, हाँ है ना? यस तो सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सेंटर के बीच की दूरी लेस देन R1 प्लस R2 हो जाएगी, मतलब सर्कल दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सर्कल दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हाँ है ना? यस सर। और एक चौथी कंडीशन बच्चों, अगर मान लो कभी कभी क्या करते हैं इंटरनली, 5 कंडीशन आती है, मान लो इंटरनली टच कर रहा है, ये तो एक्सटर्नल टच हो गया, मान लो इंटरनली टच कर रहा है, ये सेंटर है मान लो, और ये इसका सेंटर C1, तो ये डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, C1 C2। और मान लो रेडियस के टर्म्स में ड्रॉ करें, देखो सुनना ध्यान से, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, R1 मान लो, है ना? yes sir और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, R2। yes sir तो आप देखो R1 R2 C1 C2 में रिलेशन डेवलप कर सकते हो। yes sir C1 C2 किसके बराबर होगा, R1 minus R2 R1 माइनस R2, वेरी गुड। तो अगर C1 C2 सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के डिफरेंस के बराबर होगी, देखो R1 में से R2 सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो C1 C2 आ जाएगा। तो सर्कल इंटरनली क्या करेगा, टच करेगा, सर्कल इंटरनली क्या करेगा, टच करेगा। और एक लास्ट, अगर मान लो सर्कल ऐसा हो, एक के अंदर हो, इंटरनली टच ना करें, तो जो C1 C2 होगा लेस देन होगा R1 माइनस R2, ठीक है? अब इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी होगी, अगर बस ये एक्स्ट्रा पार्ट है, बहुत आसानी से दिख जाएगा। यहाँ पे 4 कॉमन टेंजेंट बनेगी, एक ये कॉमन टेंजेंट 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4, यहाँ पे 1 2 और 3, हाँ है ना? यहाँ पे सिर्फ 2 कॉमन टेंजेंट, यहाँ पे इंटरनल टच करेगा तो 1 कॉमन टेंजेंट, और यहाँ पे 0 कॉमन टेंजेंट, 4 3 2 1 0, हाँ है ना? बोलो। यस सर। तो देखो वापिस रिवाइज कर लेते हैं, दूर दूर है, 4 कॉमन टेंजेंट, सेंटर के बीच की दूरी ग्रेटर देन R1 प्लस R2, टच कर रहे हैं 3 कॉमन टेंजेंट, सेंटर के बीच की दूरी R1 प्लस R2, टच कर रहे हैं ना, थोड़ा सा पास पास में टच कर रहे हैं, तो ऐसा अज्यूम कर, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो सेंटर के बीच की दूरी लेस देन R1 प्लस R2, तो 2 कॉमन टेंजेंट, इंटरनली टच कर रहे हैं 1 कॉमन टेंजेंट, सेंटर के बीच की दूरी डिफरेंस ऑफ द रेडियस, एंड लेस देन R1 प्लस R2, 0 कॉमन टेंजेंट, क्लियर? यस सर। जैसे यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ ले, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बताओ, इन पांचों में से कौन सा केस बनेगा, आपको क्या पता करना पड़ेगा, सेंटर और रेडियस। तो पहले वाला सर्कल के लिए बताओ सेंटर क्या होगा, 2n minus 3 वेरी गुड, पहले वाला सर्कल ये रहा, इस सर्कल के लिए सेंटर कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, वाई कोऑर्डिनेट 3 माइनस 3, मैंने अभी बताया था माइनस जी कोमा माइनस एफ, तो C1 आ गया। सेकंड वाले सर्कल के लिए सेंटर बता दो, minus 3n minus 9 वेरी गुड, -3 एंड -9, बहुत बढ़िया। अब इनकी रेडियस भी निकाल लेते हैं हाथों हाथी, इसकी रेडियस R1 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो कितना आ जाएगा एक बार पता करना, 13 13 प्लस 12 25 होगा क्या, चेक कर लेना। और R2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, कितना आएगा ये चेक करो, बोलो।
64 सर यस 64 सर 8, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे बताओ, क्या कौन सा C1 पता है, C2 पता है, R1 पता है, R2 पता है, बताओ क्या निकालो सबसे पहले। C1 C1 C2 C2 डिस्टेंस और very R1 प्लस R2। बहुत बढ़िया। दोनों C1 C2 के बीच की डिस्टेंस निकाल लें। 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हाँ है ना। 25, यहाँ पे कितना बनेगा 36। चेक कर लेना, मेरी कैलकुलेशन एरर हो तो बता देना। √61 आ रहा है शायद, पता नहीं, देख लेना। √61 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा देखो, आपका 6 का स्क्वायर 36 होता है, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 7 से 8 से थोड़ा सा कम होगा, 7 पॉइंट समथिंग होगा, हाँ है ना। यस सर अप्रोक्सीमेटली है ना, √61 मतलब 7 पॉइंट समथिंग होगा, देख लेना। यस सर और दूसरा क्या देखेंगे, R1 प्लस R2 या R1 माइनस R2 का सम। R1 प्लस R2 कितना आ रहा है 13, है ना। यस सर तो R1 प्लस R2 C1 C2 से कम आ रहा था, कौन सी कंडीशन, तो C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2। तो कौन सी कंडीशन वाली, दूर दूर इंटरसेक्ट पास पास टच, क्या होगा, सेंटर के बीच की दूरी R1 प्लस R2 से कम है। ये कुछ ठीक है कंडीशन, अच्छा ये देखो नहीं, ये तो सेंटर के बीच की दूरी R1 R2 से ज्यादा होती तो दूर दूर होते हैं, यहाँ पे सेंटर के बीच की दूरी R1 प्लस R2 से कम है। याद करो कौन सी कंडीशन थी, इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हाँ क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट करे तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 2 दो आपका आंसर है। देखो क्या है, टफ है, अगर ये 4 केसेस याद कर लोगे तो आसान है, बस डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। यस सर समझ में आ रहा है आपको, ठीक, चलो ओके। आज के लिए काफी सारा कवर कर लिया अपन ने, कुछ चीजें और बाकी हैं, अब वो कॉन्सेप्ट पूरा नया है, उसको आज स्टार्ट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग, उसको कम से कम 20 मिनट 25 मिनट चाहिए मुझे। तो जितना मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लेना, नोट्स भेज दूंगा आपके ग्रुप में मैं, और असाइनमेंट ऑलरेडी अपलोडेड है, अटेम्प्ट करना और वो सब आपका काम है। कल के लेक्चर में ये कवर हो जाएगा। अगेन मैं एक बात आपको बोलना चाह रहा हूँ, क्लास में रिस्पॉन्स करोगे तो आपका फायदा बहुत होगा, नहीं करोगे तो तीनों सब्जेक्ट में नुकसान है। और अब एक रेयर मतलब आज 19 से अगले 19 तक लास्ट क्लास चलेगी आपकी, 19 जनवरी को आपकी लास्ट क्लास होगी और आज 19 दिसंबर है। एक महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है अगर सीरियसली क्लासेस अटेंड करोगे तो, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट सर।